नमस्कार। देश की बात में हाजिर है। पहले बात मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में लूट और बलात्कार की। हैरत है कि आर्मी की ट्रेनी अफसरों पर हमला हुआ है और महिला मित्र से कथित तौर पर बलात्कार किया। इंदौर जिले के पर्यटक स्थल जाम गेट पर इन हथियारबंद बदमाशों ने लूट मारपीट को अंजाम दिया। दो अफसर उनकी दो महिला मित्रों के साथ यहां पर गए हुए थे, उनके साथ ये हादसा हुआ। इसमें से एक महिला के साथ सामूहिक रेप की बात सामने आई है। हालांकि कई सवाल अभी बने हुए हैं। तो पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों की पहचान की है और 2 को गिरफ्तार किया है। बाकी फरार 4 बदमाशों की तलाश पे पुलिस जुटी है। इनके लिए पुलिस ने 10 टीमें भी बनाई हैं। तो इंदौर में जो हुआ है उसने न सिर्फ इंदौर को बल्कि पूरे मध्य प्रदेश को एक तरह से हिलाकर रख दिया है। इंदौर की कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। क्या इंदौर में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं? क्या इंदौर में बदमाशों का कानून का डर उनको नहीं है? एक रिपोर्ट। क्या इंदौर में महिलाएं सुरक्षित हैं? इंदौर में एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे जिले की कानून व्यवस्था पर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक मंगलवार देर रात पिकनिक मना रहे 2 युवा सैन्य अधिकारी और उनकी 2 महिला मित्रों पर बदमाशों ने कथित रूप से हमला कर दिया और उनके साथ लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। ये महू के सरकारी अस्पताल में लाया गया है और वहाँ पर ये बात पता लगी है कि इनके साथ न सिर्फ मारपीट की गई है बल्कि जो एक महिला हैं उनके साथ गैंगरेप की भी पुष्टि हुई है। लेकिन साथ ही साथ जो धाराएं लगी हैं, जो बीएनएस की धारा 70 यानी गैंगरेप, जैसा मैं बता रहा था, 310(2) यानी डकैती, इसके अलावा 308(2) एक्सटॉर्शन और 115(2) यानी किसी को चोट पहुंचाने की मंशा से किया गया वार, और साथ ही साथ आर्म्स एक्ट की धाराएं भी लगाई गई हैं इस पूरे मामले में। तो कहीं ना कहीं एक बेहद गंभीर मामला है। महिलाओं की सुरक्षा पर तो सवाल खड़े होते ही हैं, साथ ही साथ सेना के इलाके में इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा पर एक सवालिया निशान तो खड़ा कर ही रहा है। पुलिस के मुताबिक मंगलवार को देर रात बदमाश महू मंडलेश्वर मार्ग पर स्थित पिकनिक वाली जगह पर पहुंचे। इस दौरान बदमाशों ने ट्रेनी आर्मी ऑफिसर और उनकी महिला मित्रों से लूटपाट की। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इस दौरान बदमाशों ने उनके साथ मारपीट भी की और रेप भी किया। पीड़ित के दोस्त ने बलात्कार की आशंका जताई है। हालांकि अभी पूरे मामले में पीड़ित के बयान दर्ज होना बाकी है। इस पे पुलिस ने प्रथम दृष्टया एफआईआर की है और लड़की के कोई कथन अभी नहीं हो पाए हैं क्योंकि लड़की अभी कथन नहीं देना चाहती थी। जैसे ही वो कथन देगी हम उस पर आगे की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। 2 लोगों के साथ मारपीट हुई और अन्य 2 लोगों को बोला गया 10 लाख रुपए लाने के लिए और उनको भेज दिया गया था। जिन 2 लोगों को वहाँ पे रखा गया था उनमें से फरियादी ने द्वारा ये बताया गया है कि महिला मित्र को साइड पे ले गए थे और उसको उसकी चलाने की आवाज़ आई थी, जिसपे फरियादी जो है उसको आशंका है कि उसके साथ कुछ गलत हरकत हुई होगी। पुलिस के मुताबिक मंगलवार देर रात करीब 2:30 बजे ये घटना महू मंडलेश्वर मार्ग पर हुई। ये दोनों सेना के जवान इन्फेंट्री स्कूल महू में यंग ऑफिसर्स कोर्स कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक पूरी वारदात में 6 बदमाश शामिल थे। ये सभी बदमाश हथियारों से लैस थे। बदमाशों ने एक अफसर और उसकी साथी को भी 10 लाख रुपए लेने के लिए भेजा, जबकि दूसरे अफसर और उसकी महिला साथी को मौके पर ही रोक लिया। पुलिस ने इस पूरी वारदात में 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 4 बदमाशों की तलाश जारी है। पुलिस टीम की गाड़ी को देखते हुए जो आरोपी हैं वो भाग गए थे वहां से। पुलिस लगातार 10 टीम्स यहाँ पर बनाकर लगातार इसमें सारी पूछताछ और इसको पूरा घटना को पर्दाफाश करने का प्रयास किया और इसमें टोटल जो है 6 आरोपी हैं जिनके नाम पुलिस को पता लग चुके हैं और उसमें से 2 लोगों का अरेस्ट भी हो चुका है। पुलिस अभी भी लगातार 4 लोग जो बचे हैं उनका प्रयास कर रही है उनको पकड़ने का और उस पर भी जल्दी कार्रवाई कर लेगी। सेना के ट्रेनी ऑफिसर और उनकी महिला साथी के साथ हुई इस पूरी वारदात ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि इंदौर में 15 दिन में लूट की ये दूसरी वारदात है। पिछले दिनों गाड़ी पंचर करके बदमाशों ने निजी कंपनी में काम करने वाले युवकों से भी लूटपाट की थी।
फिलहाल पुलिस ने मेडिकल जांच के लिए पीड़िता को अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। एनडीटीवी के लिए अनुराग द्वारी की रिपोर्ट। और इस घटना को लेकर राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है। मध्य प्रदेश में सेना के 2 जवानों के साथ हिंसा और उनकी महिला साथी के साथ दुष्कर्म पूरे समाज को शर्मसार करने के लिए काफ़ी है। भाजपा शासित राज्यों की कानून व्यवस्था लगभग अस्तित्वहीन है और महिलाओं के खिलाफ दिन प्रतिदिन बढ़ते अपराधों पर भाजपा सरकार का नकारात्मक रवैया अत्यंत चिंताजनक है। राहुल गांधी ने यह भी लिखा है कि अपराधियों की ये निर्भीकता प्रशासन की पूर्ण नाकामी का परिणाम है और इस कारण देश में पनपता सुरक्षित वातावरण भारत की बेटियों की स्वतंत्रता, उनकी आकांक्षाओं पर बंदिश है। समाज और सरकार दोनों शर्मिंदा हों और गंभीरता से विचार करें। देश की आधी आबादी की रक्षा की जिम्मेदारी से कब तक आंख चुराएंगे। और आइए सीधे चलते अपनी सहयोगी अमृतांशी जोशी के पास। अमृतांशी, वाकई में जो मामला सामने आया है बहुत ही दुखद है। क्या और डिटेल्स इस पर मिल पा रही हैं? क्या कह रही है पुलिस अब? बिल्कुल, देखिए बेहद ही गंभीर मामला है और जो दोनों ही आरोपी है, जो सबसे ताज़ा अपडेट यही है कि जो 2 आरोपी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में हैं, उन दोनों को ही कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद दोनों ही आरोपियों को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। और इसके साथ ही साथ बाकी जो 4 आरोपी बचे हुए हैं उनकी तलाश लगातार पुलिस की जो 5 टीमें गठित की गई हैं अलग अलग थाना क्षेत्रों की, वो कर रही हैं। 10 थाना क्षेत्रों के जो टीआई हैं उनको जानकारी दे दी गई है क्योंकि आरोपियों की शिनाख्त हो चुकी है, उनकी जानकारी पुलिस को जो है वो भेजी गई है। इसके साथ ही इनमें से जो कुछ आरोपी हैं वो पहले भी गंभीर अपराधी जो है वो रहे हैं। एक पर जो है वो मर्डर का भी आरोप दर्ज है। लेकिन अगर बात करें ये जो पूरी घटना है ये जाम गेट के पास की है, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ये सुनसान इलाका है और भले ये पर्यटन स्थल है, दिन में ये काफ़ी गुलजार रहता है लेकिन रात में अक्सर ये सुनसान रहता है। जिस जगह पर ये घटना हुई है ये प्रतिबंधित आर्मी क्षेत्र है, जहाँ पर कोई भी जो हम कह सकते हैं कि कॉमन मैन है वो नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पर ये आर्मी की फायरिंग रेंज है और पास में ही जो महू की इन्फेंट्री है जहाँ पर 2 आर्मी के ट्रेनिंग ऑफिसर्स थे वो लगातार जो है वो लंबे समय से यहाँ पर रह रहे थे क्योंकि वो ट्रेनिंग ले रहे थे। वो अपनी 2 महिला मित्रों के साथ रात में पास में ही जाम गेट के 700 मीटर दूरी पर एक मैदान है जहाँ पर फायरिंग रेंज है, वहाँ पर घूमने के लिए गए हुए थे। अब क्योंकि ये जगह पर जो है वो अंधेरा रहता है, स्ट्रीट लाइट्स मौजूद नहीं रहती हैं और इस कारण जो है अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए बदमाश यहाँ पर हथियारों से लैस वहाँ पर पहुँचते हैं और उनको अकेला देखकर उनको बंधक बनाते हैं, मारपीट करते हैं। मारपीट करने के साथ साथ उनसे 10 लाख की फिरौती रकम की मांग करते हैं और 2 को वहाँ पर जो है वो बंधक बनाया जाता है और 2 को वहाँ पर फिरौती की रकम लेने के लिए कहा जाता है। लेकिन जैसे ही रकम लेने के लिए वो वहाँ पर जाते हैं तो कथित तौर पर महिला को जो है वो घाटी और सुनसान इलाके में ले जाकर जो ट्रेनी अफसर है उनका ऐसा आरोप है कि महिला के साथ कथित तौर पर रेप किया गया है, गैंग रेप किया गया है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर ये भी आरोप है कि उनके साथ जमकर मारपीट के साथ बंदूक की नोक पर ये गैंग रेप हुआ है। कहीं ना कहीं पुलिस अभी 4 आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और जैसे ही पुलिस अभी 2 जो आरोपी पुलिस रिमांड पर हैं उनसे तो पूछताछ करेगी ही और कई खुलासे इसमें हो सकते हैं। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर लगातार 4 आरोपियों को भी ढूंढने में पुलिस जुटी हुई है। जी धन्यवाद आपका प्रियांशी, इस तमाम पूरी जानकारी के लिए। चिंताजनक है जो इस तरह की स्थिति हालात बनते हैं। मध्य प्रदेश से ही अगली खबर भी है, लेकिन यहाँ पर किस तरह से पुलिस तैयारी कर रही है उसको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में त्योहारी सीजन में हिंसा का इनपुट मिला है और डीजीपी का सभी जिलों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। रतलाम में गणेशोत्सव के दौरान हिंसा के बाद पुलिस अलर्ट में है। छुट्टी ना लेने की एडवाइजरी जारी की गई है पुलिस विभाग में। हर झांकी के लिए नोडल ऑफिसर नियुक्त किया गया है और त्योहारी सीजन में शांति बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। देखते हैं रिपोर्ट। रतलाम में गणेशोत्सव के दौरान हिंसा हुई, जिसके बाद पुलिस कप्तान का तबादला हो गया। खुफिया विभाग को त्योहारी मौसम में और भी कुछ जिलों से गड़बड़ी के इनपुट मिले हैं, जिसके बाद पुलिस सतर्क है। डीजीपी सुधीर कुमार सक्सेना ने खुद कमान संभालते हुए सभी पुलिस कमिश्नर और एसपी को त्योहारी सीजन में अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं।
लगातार विभिन्न पक्षों के साथ संपर्क में है, लगातार बैठकें की जाती रही हैं। स्थानीय अवसरों पर सभी जितने भी आयोजक हैं, जैसे कि खासतौर पर अगर हम जिक्र करें तो अभी जितने भी पंडाल हैं सभी के साथ एक एक नोडल अधिकारी थाने से बनाया गया है कि किसी भी स्थिति में आयोजक उसको तत्काल सूचना दें। मार्ग के संबंधित में जितने भी जुलूस निकलेंगे उसके साथ पुलिस के अधिकारी अनिवार्य रूप से रहेंगे। पुलिस मुख्यालय से एडवाइजरी जारी हुई है जिसमें कहा गया है बहुत जरूरी होने पर ये अधिकारी छुट्टी लें। अतिरिक्त बल के लिए भी तमाम जिलों से जानकारियां मांगी जा रही हैं। अशांति फैलाने वालों पर जिला बदर की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस के तमाम बड़े अधिकारियों को जिला मुख्यालय नहीं छोड़ने की भी हिदायत है। सभी जगहों पर स्थानीय स्तरों पर न सिर्फ बैठकें की गई हैं बल्कि साथ साथ बहुत सारी प्रयत्नात्मक कार्रवाइयाँ भी की गई हैं। जितने प्रतिमाएं रखी गई हैं, प्रतिमाओं की एक निश्चित उनके अनुपात और ऊंचाई को लेकर के भी बैठकें हुई हैं। डीजे के साथ भी बैठकें हुई हैं, विभिन्न जुल्फों को लेकर के बैठे हैं, उनके मार्ग के बारे में बैठक हुई है और लगभग आने वाले दिनों में भी जो आयोजन है उसको लेकर के भी इस तरह के बैठक विभिन्न पक्षों के साथ हुई है। मध्य प्रदेश में वैसे भी त्योहारी सीजन में हिंसा का इतिहास रहा है। सितंबर 2024 में रतलाम में गणेशोत्सव के दौरान हिंसा हुई। 15 अप्रैल 2022 को खरगोन में रामनवमी जुलूस के दौरान हिंसा भड़की। अक्टूबर 2021 धार में मिलादुल नबी जुलूस के दौरान हिंसा भड़की। 20 अक्टूबर 2021 को ही जबलपुर के मछली बाजार इलाके में मिलादुल नबी के दिन हिंसा भड़की। मध्य प्रदेश पुलिस को एक बड़ा इंटेलिजेंस इनपुट मिला है। ये इंटेलिजेंस इनपुट मध्य प्रदेश में त्योहारी सीजन में अशांति फैलाने के प्रयास को लेकर है, जिसमें असामाजिक तत्व ना सिर्फ त्योहारी सीजन में अशांति फैला सकते हैं बल्कि दंगा भी भड़का सकते हैं। ऐसे कई इनपुट हाथ लगने के बाद अब तमाम जिलों के एसपीज और बड़े अधिकारियों समेत पुलिस कमिश्नरों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है, बैठक करने के लिए कहा गया है, शांति समिति की बैठक करने के लिए कहा गया और चिन्हित कर अशांति फैलाने वाले तमाम असामाजिक तत्वों को जिला बदर करने के लिए भी कहा गया है। यही नहीं, पुलिस के आला अधिकारियों ने साफ किया है कि बहुत ज़रूरी हो तभी छुट्टियां अपने इलाके के पुलिसकर्मियों और पुलिस अधिकारियों को दी जाए। अभिषेक सिंह के साथ अजय शर्मा, एनडीटीवी भोपाल। बात अब कोलकाता की। कोलकाता रेप मर्डर की घटना के बाद हड़ताल पर गए राज्य के जूनियर डॉक्टर्स और सरकार के बीच आज मुलाकात होने वाली है। कल जूनियर डॉक्टर्स ने सरकार के साथ बैठक के लिए कुछ शर्तें रखी थी। डॉक्टर्स चाहते थे कि मीटिंग को लाइव दिखाया जाए, साथ ही डॉक्टर्स ये भी चाहते थे कि बैठक में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मौजूद रहें। राज्य सरकार ने जूनियर डॉक्टर्स की शर्तों के आधार पर मुलाकात को हालांकि मानने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद भी जूनियर डॉक्टर्स अब भी हड़ताल पर हैं। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजेस और अस्पताल के प्रिंसिपल, डायरेक्टर्स और मेडिकल सुपरिटेंडेंट के साथ आज एक बैठक की। इस बैठक में जिलों में एसपी और डीएम भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, जूनियर डॉक्टर्स 9 अगस्त से हड़ताल पर हैं। सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी अंततः सांसों का संग्राम हार गए। एम्स में कई दिनों से वो फेफड़ों के संक्रमण से लड़ रहे थे, लेकिन आज कुछ देर पहले उनका निधन हो गया। वो 72 साल के थे। पिछले 3 दशकों से सीपीएम और लेफ्ट राजनीति के आधार स्तंभों में थे। उनके सम्मान में सीपीएम ने अपना झंडा झुका दिया है। परिवार ने तय किया है कि उनका शव देहदान के लिए एम्स को सौंप दिया जाएगा, लेकिन परसों उन्हें अंतिम विदाई के लिए पार्टी दफ्तर लाया जाएगा। फिलहाल एम्स में नेताओं का तांता लगा हुआ है। सीताराम येचुरी अंततः एम्स में सांसों की लड़ाई हार गए। उनके ठीक पहले बुद्धदेव भट्टाचार्य जा चुके थे। यानी अपने सबसे गहरे संकट के दिनों में भारत का मार्क्सवादी आंदोलन अपने 2 सबसे महत्वपूर्ण लोगों को खो चुका है। सीपीएम के दायरे से बाहर जाएं तो सीपीआई के अतुल अंजान भी इन्हीं दिनों चल बसे। और एक्स पर सीताराम येचुरी की टाइमलाइन देखें तो आखिरी पोस्ट एजी नूरानी की मौत पर है। सीताराम येचुरी ने भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन का उभार भी देखा, उसकी ढलान भी। 70 के दशक में सेंट स्टीफेंस कॉलेज और जेएनयू में पढ़ाई करते हुए वो एसएफआई से जुड़े और इमरजेंसी के दौरान जेल भी गए। 80 के दशक में सीपीएम की केंद्रीय राजनीति का हिस्सा बने और फिर लगातार
कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते गए। 1984 में वो सीपीएम की केंद्रीय समिति में चुने गए। 1985 में प्रकाश करात के साथ वो सीपीएम के केंद्रीय सचिवालय का हिस्सा बने, जिसे पोलित ब्यूरो के मातहत काम करना था। 1992 में वो सीपीएम की पोलित ब्यूरो में चुने गए। 2015 में सीपीएम के महासचिव चुने गए। 2018 और 2022 में उन्हें दूसरी और तीसरी बार सीपीएम के इस सर्वोच्च पद के लिए चुना गया। लेकिन यही दौर है जब सीपीएम और लेफ्ट फ्रंट अपनी तरह तरह की मुश्किलें झेलते हुए लगातार कमजोर पड़ते चले गए। सीपीएम ने भी पुरानी सख्त नीति छोड़कर गठबंधन की राजनीति का सहारा लिया। हालांकि 1996 में ज्योति बसु को संयुक्त मोर्चे का प्रधानमंत्री ना बनने देने का जो फैसला किया, उसे बाद में ज्योति बसु ने ऐतिहासिक भूल बताया था। हरकिशन सिंह सुरजीत के नेतृत्व में कभी गैर बीजेपी और कभी गैर कांग्रेसी सरकारों का मोर्चा बनाने में लेफ्ट की अहम भूमिका रही। 1989 में वीपी सिंह की अल्पमत सरकार को बाहर से बीजेपी और लेफ्ट दोनों ने समर्थन दिया। 1996 में संयुक्त मोर्चा गठबंधन के लिए न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाने में येचुरी की अहम भूमिका रही। 2004 के आम चुनावों में मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार को लेफ्ट ने बाहर से समर्थन दिया। दरअसल लेफ्ट का सबसे अच्छा दौर यही रहा। लेफ्ट पार्टियों के पास तब 64 सीटें थीं। यूपीए सरकार की नीतियों के निर्धारण में लेफ्ट की अहम भूमिका रही। लेकिन 2008 में अमेरिका के साथ एटमी करार का विरोध करते हुए लेफ्ट ने समर्थन वापस ले लिया। हालांकि कहा जाता है कि येचुरी इस समर्थन वापसी के खिलाफ रहे। तब महासचिव रहे प्रकाश करात का रुख इस मामले में सख्त था। लेकिन लेफ्ट के बुरे दिन यहीं से शुरू हुए। बंगाल में नंदीग्राम और सिंगूर के खिलाफ चले आंदोलन ने वहां दशकों से चला रहा लेफ्ट का किला इस तरह तोड़ दिया कि वो बिल्कुल चूर चूर हो गया। त्रिपुरा भी लेफ्ट के हाथ से निकल चुका है। केरल में सीपीएम की सरकार है, लेकिन सवालों से घिरी है। निसंदेह सीताराम येचुरी जब महासचिव बने तब यह ढलान शुरू हो चुकी थी। वो सीपीएम को इस ढलान से बाहर लाने में कामयाब नहीं रहे, लेकिन इसमें शक नहीं कि वो सभी दलों में सम्मानित नेता रहे। खासे पढ़े लिखे और लोकतंत्र में गहरा भरोसा करने वाले नेता रहे। उनका जाना सिर्फ वाम राजनीति के लिए ही नहीं, भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बड़ी क्षति है। देश की बात में बात अब शिक्षा की। सवाल यह है, क्या आधिकारिक शिक्षा बोर्ड के अलावा भी बच्चों को शिक्षा दी जा सकती है? लाखों ऐसे बच्चे हैं जो मुख्य धारा के बोर्ड का हिस्सा नहीं हैं। क्या उन्हें वैकल्पिक शिक्षा दी जा सकती है या फिर ऐसी संस्थाओं पर रोक लगेगी? ये बहस फिर छिड़ गई है क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने 22 मार्च के फैसले में मदरसा बोर्ड के अवैध उसको करार दिया था, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इसी सिलसिले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR ने हलफनामा दिया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मदरसों को बंद करने की मांग के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया है। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे अच्छी शिक्षा नहीं पा रहे हैं। कहा है कि वहाँ शिक्षा का सही माहौल नहीं है, मजहबी तालीम पर जोर है। NCPR का कहना है कि मदरसों में बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा व्यापक नहीं है और इसलिए ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है RTI एक्ट 2009 के प्रावधानों के खिलाफ है। मदरसों में बच्चों को औपचारिक और सही गुणवत्ता की शिक्षा नहीं मिल रही है। दरअसल हाई कोर्ट ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को रद्द कर दिया था। इसी फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई है। आगे कहा कि बच्चों को न केवल एक उपयुक्त शिक्षा के वंचित किया जाता है वहाँ पर, बल्कि एक स्वास्थ्य वातावरण और विकास के बेहतर अवसरों से भी वंचित किया जाता है। उन्हें मिड डे मील, यूनिफॉर्म और प्रशिक्षित टीचर्स जैसी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं।
तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने 22 मार्च को यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार दिया था। अदालत ने कहा था कि ये एक्ट धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन करने वाला है, यानी इसके खिलाफ है, जबकि धर्मनिरपेक्षता संविधान के मूल ढांचे का अंग है। कोर्ट ने राज्य सरकार से मदरसे में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बुनियादी शिक्षा व्यवस्था में तत्काल समायोजित करने का निर्देश दिया था। साथ ही सरकार को ये भी सुनिश्चित करने का आदेश दिया था कि 6 से 14 साल तक के बच्चे मान्यता प्राप्त संस्थानों में दाखिले से ना छूटें। आइए आगे बढ़ने से पहले हमारे सहयोगी ताबिश हुसैन की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं। उन्होंने एक मदरसे में जाकर आंकलन किया है। सवाल मदरसों को लेकर है, मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा को लेकर है कि वहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे क्या सीखते हैं और किस तरह की शिक्षा उनको दी जाती है। दरअसल ये मामला जो है ये उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट 2004 को लेकर है, जिसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त कर दिया था, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और वहाँ पर जो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग है NCPCR, उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर कहा गया कि मदरसों में दी जाने वाली जो शिक्षा है वो व्यापक नहीं है, इसलिए शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के ये खिलाफ है और मदरसे में इस्लाम की सर्वोच्चता के बारे में ही सिर्फ यहाँ पर पढ़ाया जाता है। तो हम मौजूद हैं दिल्ली के एक मदरसे में, दिल्ली के अबुल फजल इलाके में ये मदरसा है, जहाँ पर हमारे साथ कुछ बच्चे हैं जो यहाँ पर शिक्षा हासिल करते हैं और मौलाना हैं जो उनको शिक्षा देते हैं इस मदरसे में। तो जानते हैं कि यहाँ पर किस तरह की शिक्षा जो है दी जाती है, बच्चे यहाँ पर क्या सीखते हैं। कुछ बच्चों से पहले बात करते हैं। आप लोग यहाँ पर कितने वक्त से जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं मदरसे में? हम करीब 2 साल से आ रहे हैं। आप तो बहुत छोटे हो। 1 साल से। 1 साल से। तो क्या क्या आपने अभी तक सीखा यहाँ पर मदरसे में? किस तरह की पढ़ाई आपको जो है सिखाई जाती है, पढ़ाया जाता है यहाँ पर? मैं यहाँ पर कुरान पढ़ाया जाता है और जब शाम 10 बजे से 12 बजे तक हमको इंग्लिश हिंदी पढ़ाया जाता है यहाँ पर। अच्छा, इंग्लिश हिंदी भी पढ़ाई जाती है साथ में। तो जैसे स्कूल में बच्चे होते हैं कि आप बड़े होके जो है क्या बनेंगे आगे चल के, आप लोग का ऐसा कुछ कि आगे बड़े होके आप क्या बनना चाहते हैं ज़िंदगी में? जी मैं आलिमियत करना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, आप तो दीनियत के रास्ते पे आलिमियत। ठीक है, आप? मैं डॉक्टर बन के मुल्क की कौम की हिफाजत इज्जत करना चाहता हूँ। आप? मैं भी डॉक्टर बनकर मुल्क की खिदमत करना चाहता हूँ। डॉक्टरी करना चाहते हैं। तो यहाँ से आप मदरसे से जो दीनियात है उसके बारे में जानकारी लेके पढ़ाई करके उसके बाद फिर स्कूल और फिर आप आगे जो है डॉक्टर बनना चाहते हैं। हमारे साथ मौलाना साहब भी हैं यहाँ पर, मौलाना मोहम्मद लुकमान साहब हैं जो कि यहाँ पर बच्चों को पढ़ाते हैं। मौलाना साहब, कुछ सवाल मदरसों की पढ़ाई को लेकर, जिसमें सबसे बड़ा सवाल यही कि मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है, क्या सिर्फ इस्लाम के बारे में ही पढ़ाया जाता है या व्यापक नहीं है मदरसों की पढ़ाई? इस पर आप बताएं कुछ। नहीं, इस्लाम की जो मदरसों में पढ़ाई है वो मुकम्मल तालीम है, ऐसी बात नहीं है। और ये नहीं है कि सिर्फ हम मदरसों में मदरसे की ही तालीम देते हैं, बल्कि हम जो और तालीम हैं उनको भी हम पढ़ाते हैं बच्चों को, और बच्चों को मुल्क का वफ़ादार बनाते हैं और मुल्क की मोहब्बत उनको सिखाते हैं और किस तरह किससे बात करनी है सारी चीज़ें सिखाते हैं। इंग्लिश भी और साइंस भी, सारी चीज़ें, हिसाब वगैरह सारा हम बच्चों को टीचर रखे हुए हैं। सब मदरसा एक्ट को लेकर ये मामला है, सुप्रीम कोर्ट में अपनी तरफ से जो है वो NCPCR की तरफ से जो बातें हैं यहाँ पर रखी गई हैं। अब कोर्ट में जब मामला जो है सुना जाएगा तब देखना होगा इस पर कोर्ट का क्या रुख होता है। नई दिल्ली से ताबिश हुसैन, NDTV इंडिया के लिए। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है, लेकिन सबसे पहले सदस्य प्रियंक कानूनगो हमारे साथ हैं NCPR के। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। सर, जो ये पूरा मामला सामने आया है, NCPCR ने अपना हलफनामा तो दिया है, लेकिन क्या माना जाए कि जो आधिकारिक बोर्ड नहीं है उसके अलावा जो हल्के हैं जो पढ़ाते हैं, क्या वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे सकते? देखिए, ये मामला जो है पिछले 9 साल से हम लोग इस पर काम कर रहे हैं और इस विषय को समझना बहुत जरूरी है कि सबसे पहली बात यह है कि मदरसे कितने प्रकार के हैं। तो मदरसे एक वो हैं जो रजिस्टर्ड और रिकॉग्नाइज्ड हैं, जिनको लेकर के एक बात है। दूसरे मदरसे वो हैं जो अनरजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड हैं। ज़्यादा मदरसे देश में वो हैं जो अनरजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड है। आयोग की एक रिपोर्ट जो हम लोगों ने पब्लिश की थी 2021 में,
उसके अकॉर्डिंग हमारा आकलन ये है कि 1 करोड़ बच्चे ऐसे मदरसों में हैं जो अनरजिस्टर्ड हैं, अनरिकॉग्नाइज्ड हैं। तो जब कोई एक्ट बनाया गया और मदरसा एजुकेशन को रजिस्टर्ड करने के लिए मेनस्ट्रीम करने की कोशिश की थी और वो बुरी तरह फेल हो गई। इसी का कारण है कि जब 18-20 लाख बच्चे कुल देश भर में जो हैं वो रजिस्टर्ड मदरसों में हैं और 1 करोड़ बच्चे अनरजिस्टर्ड मदरसों में हैं। दूसरा बात इसमें ये है कि आप संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं कर सकते। संविधान का अनुच्छेद 21 का बच्चों को स्कूली शिक्षा का अधिकार देता है। अभी जो आपने खुद आपके रिपोर्टर ने बच्चों से बात की, आप देख रहे हैं कि 2 घंटे उनको जो है हिंदी अंग्रेजी पढ़ाने के नाम पर बच्चों को मदरसों में ला करके रखा गया है। देश के सबसे गरीब मुसलमान का बच्चा जो है वो इन मदरसों में पढ़ने को मजबूर है। हमने पिछले 9 साल में जो फैक्ट्स इकट्ठे किए हैं, हमने वो फैक्ट्स ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखे हैं। ये हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है कि देश में बच्चों के अधिकारों को लेकर के जो भी स्थिति है, हम संसद को बताएं, हम कोर्ट को बताएं। हमने कोर्ट को बताया है। अब हमको उम्मीद है कि बच्चों के हित में कोर्ट फैसला लेंगे और बच्चों का शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित हो सके। प्रियंक जी, एक छोटा सा सवाल ये भी कि जो बच्चे अगर बड़ी तादाद में आप देखें वो गरीब अगर परिवारों के हैं और वो स्कूल की शिक्षा अफोर्ड नहीं कर पाते या दाखिला नहीं मिलता, क्या ये भी एक कारण हो सकता है? देखिए, ये कहना एकदम झूठ है और बच्चों के साथ फरेब की तरह है। भारत में शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के पहले और बाद से स्कूलों का एक जाल बिछाया गया है। मुझे देश में एक भी इलाका ऐसा नहीं मिला जहां 1 किलोमीटर के दायरे में प्राइमरी और 3 किलोमीटर के दायरे में एलिमेंट्री स्कूल ना हो। और सरकारों का दायित्व है, राज्य की सरकारों का, कि वो 1 किलोमीटर के दायरे में प्राइमरी और 3 किलोमीटर के दायरे में एलिमेंट्री स्कूलों की व्यवस्थापन करें और खर्चा उठाएं। यहाँ तक कि राइट टू एजुकेशन एक्ट प्राइवेट स्कूलों में भी गरीब बच्चों के दाखिले और उनकी फीस की व्यवस्था सरकार के खर्च से करता है। ऐसे में सरकार का पैसा, जो भारत के टैक्स पेयर का पैसा है, वो पैसा किसी ऐसी गतिविधि में लगाया जाना जो शिक्षा का अधिकार से इतर है, ये ना केवल बच्चों के साथ होता है, ये तो करदाता के साथ भी होता है। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 जानकार हैं। प्रोफेसर फुरकान कमर हैं, शिक्षाविद, और संध्या बजाज, पूर्व सदस्य एनसीपीसीआर हमारे साथ हैं। फुरकान साहब, मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि जिस तरह से आप सुन रहे थे अभी प्रियंक कानून को, उनका ये कहना था कि आधिकारिक हमारे मदरसे भी हैं और जो अनरजिस्टर्ड मदरसे हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, वहाँ पे शायद गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पाती। आपका क्या आंकलन है इस पूरे मसले पर? देखिए, अब मसला सुप्रीम कोर्ट में है और इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इस पर अपील है और मुझे लगता है कि जब मेरिट पर बात होगी तो सारे पहलू इसमें गौर किए जाएंगे। बात सीधी सी ये है कि भारत का संविधान मुसलमानों को भी ये हक देता है कि वो अपने धर्म के प्रचार और मतलब प्रमोशन, प्रिजर्वेशन और अपनी लैंग्वेज, अपने रिलीजन के लिए कोशिश करें। मदरसों का मूलभूत उद्देश्य यही था कि जो लोग अपने बच्चों को अपने धर्म की तालीम देना चाहते हैं उनके लिए मदरसे कायम किए गए थे। एक आकलन के मुताबिक 4% से ज़्यादा बच्चे जो स्कूल गोइंग एज के हैं वो मदरसों में नहीं जाते, और उसमें से भी बहुत सारे मदरसे ऐसे हैं जो अलग अलग मदरसा बोर्ड से एफिलिएटेड हैं, या वो बच्चे जो हैं वो अलग अलग एजुकेशन बोर्ड के एग्ज़ाम देते हैं। अब ये माना जाना कि सिर्फ जो है बहुत थोड़े से लोग मदरसों में जाते हैं जो रिकग्नाइज्ड हैं, बाकी अनरिकग्नाइज्ड मदरसों में जाते हैं, ये एक विवादास्पद विषय है, क्योंकि बहुत सारे लोग शिक्षा से बाहर हैं। वो सिर्फ मुसलमानों पर लागू नहीं होता, दूसरे कौमों पर भी लागू होता है। तो जो लोग शिक्षा से बाहर हैं, जो लोग एजुकेशन से नहीं जुड़े हुए हैं, उनको ये मान लेना कि वो जो है वो अनरिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं, ये बात गलत है। देखिए, मदरसों का जो मूलभूत उद्देश्य था वो मैंने आपको बताया। ये हम जैसे कुछ प्रोग्रेसिव लोगों की सोच थी कि इन मदरसों का मॉडर्नाइजेशन, और इसके नाम पर ये कहा गया कि भाई मदरसों में
इसको रोजगार से जोड़ना चाहिए, इनमें स्किल आनी चाहिए, इनको अंग्रेजी, साइंस और मैथमेटिक्स पढ़ानी जानी चाहिए। और उस समय भी बहुत सारे लोग थे जो इसका विरोध कर रहे थे। वो कह रहे थे कि मदरसों का एक उद्देश्य है, सिर्फ उनको उस उद्देश्य तक सीमित रहने दिया जाए। लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं, इस पे जनरली जो है अगर भलाई होती है तो ये सब किया जाए। वो किया गया, कुछ एड दी गई, अब वो एड भी बंद हो गई। साथ में अब ये हो रहा है कि अब मदरसा चल ही नहीं सकता क्योंकि वो राइट टू एजुकेशन एक्ट का उल्लंघन है। भाई, राइट टू एजुकेशन एक्ट एक बात है, लेकिन साथ में ये भी कहा गया है कि एवरी माइनॉरिटी कम्युनिटी शैल हैव अ राइट टू प्रमोट, प्रिजर्व, प्रोपोगेट इट्स रिलीजन, इट्स लैंग्वेज, इट्स कल्चर। तो हमें इसका भी ख्याल करना पड़ेगा। आप उनको उनके अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। संध्या बजाज जी सर, संध्या बजाज जी, आपने अपनी बात की वंचित नहीं कर सकते। संध्या बजाज, आपसे आप किस तरह से इस पूरे मामले को देख रही हैं? गुणवत्ता की बात, या सिर्फ ये बात माने कि जो रजिस्टर्ड मदरसे हैं या अनरजिस्टर्ड मदरसे हैं, ये वहां पर बात आके अटकेगी? आपका ऑडियो नहीं आ रहा है मैम, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी 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 संध्या जी बोलिए। तो अब कोशिश करते हैं अब संध्या से बात करने की। तब तक अगर फुरकान साहब, क्या आपको लगता है फिर ये रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड पर आकर बात रुकेगी? देखिए, बात सीधी सी ये है कि हम 4% लोगों की चिंता उतनी न करें, बल्कि जो 96% लोग हैं उनकी चिंता करें। और हम अपने मुख्य धारा के जो स्कूल हैं उन पर भी एक नजर डालें कि क्या उनमें जो है, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट में जो बुनियादी सुविधाएं देने की बात की गई थी वो हैं कि नहीं है। आपको मालूम होगा कि सिंगल टीचर स्कूलों की संख्या अपने देश में बहुत बड़ी है। ऐसे स्कूल हैं जहां टॉयलेट्स नहीं है, ऐसे स्कूल हैं जहां लड़कियों के लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए, लोगों के लिए जो पीने का पानी होना चाहिए वो नहीं है, जो टीचर्स होने चाहिए वो नहीं है। मेरा ख्याल हम उन पर विचार करें और शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाएं। अगर ऐसा हो जाता है और शिक्षा अफोर्डेबल हो जाती है तो हो सकता है कि मदरसों में अभी जो लोग जा रहे हैं उनमें से कुछ जो है वो मॉडर्न स्कूल की तरफ चले जाएं, उनको अपनी शिक्षा प्यारी न लगे। मैं जो एक बात कहना चाह रहा था कि मुसलमान आज एक बड़ा ठगा हुआ और छला हुआ सा महसूस कर रहा है। बचपन में हम लोगों ने बाबा खड़क सिंह की कहानी पढ़ी थी कि किसी ने उनको धोखा दे करके उनसे घोड़ा छीन लिया, बीमार बन करके उनके घोड़े पे सवार हुआ और उनको धक्का दे के गिरा दिया और उनका घोड़ा छीन लिया। तो बाबा खड़क सिंह ने उसको शिक्षा ये दी थी कि भाई किसी से कहना मत कि तुमने ऐसा किया है, वरना लोगों का विश्वास उठ जाएगा। मुसलमानों के साथ भी ये हो रहा है कि वो अपने आप नहीं गए थे सरकार के पास कि आप हमको जो है मदरसा मॉडर्नाइज कीजिए। ये सरकारों ने पहल की थी कि भाई मदरसा का मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, और अब उसका उल्टा हो रहा है कि सब मदरसे ही। चलिए, मामला सुप्रीम कोर्ट में। संध्या जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी संध्या जी, आप अपनी बात रखिए। जी 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 संध्या जी, क्या माना जाए जो ये पूरी स्थिति इस समय बन रही है, आपको ये लगता है कि गुणवत्ता है शिक्षा का, बच्चों को इससे ये नहीं मिल पा रही है, इसलिए इसका विरोध हो रहा है? हाँ जी बिल्कुल। देखिए, गुणवत्ता, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड क्या सीखा जाता है, क्या माना जाता है कि हमारा बच्चा अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़े। कितना भारी कंपटीशन है कि उस स्कूल में एडमिशन होना चाहिए, स्कूल में होना चाहिए। तो हमारे देश के सभी बच्चों का अधिकार है कि वो बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। तो जब इस तरीके से उनकी बेस होता है, ये आप बच्चा जो है उसकी फाउंडेशन है, एलिमेंट्री जो एजुकेशन है, वो अगर उस तरीके की मिल जाएगी जिसमें संपूर्ण विकास नहीं हो सकता, तो आप उस बच्चे का भविष्य क्या समझेंगे? तो लेकिन संक्षेप में एक सवाल ये भी बनता है जो फुरकान साहब उठा रहे हैं कि जो हमारे वैसे स्कूल्स हैं उनमें भी, जैसे कितने स्कूल्स ऐसे, मध्य प्रदेश का एक आंकड़ा आया था 6000 स्कूल है जहाँ सिर्फ एक शिक्षक है, पूरे स्कूल में एक शिक्षक है। तो जो हमारे स्कूलों की व्यवस्था है वो अपने आप में इतनी मजबूत नहीं है, उस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है।
हाँ जी बिल्कुल, ध्यान देने की जरूरत है। मगर वो स्कूल है, वहाँ पे एक प्ले ग्राउंड है, वहाँ पे एनवायरनमेंट है। यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ, मैं भी बहुत से मदरसों का विजिट किया है, मैं भी यही कहना चाहूंगी कि हम लोग ये महसूस करते हैं कि थोड़ा कंजेशन है। वो बात में ये अपनी तरफ से बहुत सुविधाएं देते हैं इन लोगों को। बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, देखना होगा क्या रुख इस पे लिया जाता है और किस तरह से हमारे बच्चों को पुख्ता शिक्षा मिल सकती है। और अब बात विधानसभा चुनावों की सरगर्मियों की। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए पर्चा भरने का काम आज पूरा हो गया। आम आदमी पार्टी सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। असंध सीट पर अमनदीप सिंह जुंडला को मैदान में उतारा है। जुंडला ने आज आखिरी दिन अपना पर्चा भर दिया। इससे पहले उन्होंने अपने समर्थकों के साथ रोड शो भी किया। उधर बल्लभगढ़ से आप उम्मीदवार रविंद्र फौजदार ने भी पर्चा भरा। वो परिवार की ओर से संचालित स्कूल के प्रधानाचार्य हैं और 5 वर्षों से आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं।